हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्लास 12th का हिंदी आरो भाग 2 पुस्तक का सेकंड चैप्टर है। अब उस चैप्टर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि मैं कौन सा चैप्टर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। जल्दी से बताइए कमेंट करके, और कमेंट करके मुझे अवश्य ये भी बताना है आप लोगों को कि ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। फटाफट जल्दी से बताइए। चैप्टर का नाम अवश्य बताना है, मैं नहीं बताऊँगा आज कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जल्दी से गैस करके बताइए आप लोग। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप लोग। आज हमारा चैप्टर देखो, बहुत सारी पतंगे आपको लोगों को जब उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब मैंने बता दिया क्लास 12th हिंदी बुक आरो भाग 2 का सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पतंग है। तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? पतंग, याद रखना। अब जल्दी से मुझे आप लोग बताइए, इस पतंग जो कविता है, इस कविता को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। उसके लेखक का नाम क्या है बेटा? जल्दी से बताइए मुझे। आलोक धनवा। क्या नाम है? आलोक धनवा। और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। क्या नाम है? दुनिया रोज बनती है। वहां से यह लिया गया है। दुनिया रोज बनती है, वहां से यह कविता ली गई है। इसका तीसरा भाग यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो अब इस कविता में लिखा हुआ क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो, पतंग उड़ाने का काम बच्चों का होता है। वैसे जो जिस त्यौहार पे आपके शहर में पतंग उड़ाते हैं तो बड़े भी उड़ाते हैं, लेकिन 70-80% बच्चे ही होते हैं। अब इस पतंग कविता में एक बालक की मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन किया गया है। उनकी पतंग उड़ाते समय वो उनकी कुछ इच्छाएं, लालसाएं होती हैं, और पतंग उड़ाते समय किस प्रकार से आवाज़ करते हैं, कैसा मौसम होता है, शरद ऋतु का होता है, उसमें रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती रहती हैं। और जब कुछ पतंग उड़ाते हुए बच्चे एक झुंड बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं, और बच्चे मन के शरारती होते हैं, आप लोग पता होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे मानवीकरण रूप के रूप में ध्यान रखना, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आलोक धनवा जी लेखक हैं और कविता का नाम क्या है? पतंग है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। याद रखना, आलोक धनवा जी ने एक ही मात्र काव्य संग्रह लिखा है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। यह एक लंबी कविता है जिसका यहाँ तीसरा भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण किया गया। इस कविता के माध्यम से बालकों की बाल सुलभ इच्छाओं, लालसाओं, उमंगों का यहाँ में सुंदर चित्रण किया गया है कि उनकी कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं इस मौसम में, पतंग उड़ाने वाले मौसम में। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को भी अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया। बिंब क्या होता है? इमेज। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आलोक धनवा जी ने किया है जिससे हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, हाँ यार ऐसा मौसम होता है पतंग का, मैंने देखा है। तो वही बात यहां बताई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो परिवर्तन हो रहा है मौसम में, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होगा तो हरियाली होगी सब जगह। अब ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे पतंग उड़ाते हुए, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मौसम जब आ जाता है तो बालकों का, सभी का मन पतंग उड़ाने का करता है, और चारों तरफ से ढोल नगाड़े बजते हुए यानी गाने बजते हुए आवाज आते हैं। कुछ तो बच्चे इतना शोर करते हैं, शोरगुल करते हैं उस समय, तो ऐसा लगता है यार चलो हम भी चलते हैं पतंग उड़ाने। आपका मन किया होगा? जल्दी से बताइए, आप में से किस किस ने पतंग उड़ाई है? किस किस ने उड़ाई है? कितनी पतंगे काटी हैं आज तक? पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पाठ के सार पे। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों को वे हदें हैं जो बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। यानी जब पतंगे उड़ाते हैं बच्चे तो पतंग जैसे ऊपर उड़ती रहते हैं, बच्चों की एक इच्छा होती है कि यार मैं भी पतंग के साथ चलूं, और उनका मन ऐसा लगता है कि ये पतंग नहीं उड़ रही है, ये मैं उड़ रहा हूं, ऐसा बच्चों को महसूस होता है। कविता धीरे धीरे बीमों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा होता है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। यानी कि जो पतंग उड़ाने वाला मौसम होता है वो कौन सा होता है? शरद ऋतु का। अब शरद ऋतु का यहाँ मानवीकरण अलंकार के रूप में मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया गया है कि वह आसमान को साफ करते हुए आ रहा है जिससे बच्चे पतंग उड़ा सके। पतला कागज, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके।
सबसे पतली बांस की कमानी ऊपर उड़ सके। ऐसे बिंबों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। और साथ में यह भी बताया है कि ये जो शरद ऋतु का जो महीना है, इसमें रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती हैं। यह रंग बिरंगी तितलियों का भी मौसम है। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, दूसरी ओर भय पर विजय पाते हैं जो गिर गिर कर संभलते, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। देखो क्या कहा गया है, यानी जब बच्चे छत पे पतंग उड़ाते हैं तो जब वो पतंग उड़ाते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर आते हैं, पतंग उड़ाते समय पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है बच्चों के पैर कहाँ जा रहे हैं। तो कभी कभी वो छत से गिर भी जाते हैं तो उन्हें लगता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों का रखवाला भगवान होता है, और फिर उनका कोमल शरीर होता है, उस कारण उन्हें लगती भी नहीं है। फिर दूसरी सुबह वही सूरज के सामने फिर से पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। तो एक तो उन्हें डर रहता है कि कहीं छत से नीचे ना गिर जाए, दूसरा डर रहता है उस भय पे विजय प्राप्त करें, कहीं मेरी पतंग वो ना काट दे, मैं उसकी पतंग काटूंगा। इस प्रकार का जो कुछ मन में चलता रहता है बच्चों के। और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास क्यों आता है? क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, ऐसे उनका शरीर कोमल होता है। उन कोमल अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना, छत का प्रत्येक पत्थर का जो कोना होता है, वह उन मुलायम स्पर्शता प्राप्त करने के लिए उनके पैरों के पास आती है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर बहादुर अंधेरे के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? यानी भादवा महीना गया और जैसे ही शरद ऋतु आई, भादवा महीना जानते हो ना, भारतीय महीनों के 12 महीने जो होते हैं, जैसे आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही भारतीय महीनों के 12 नाम है। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन, इस प्रकार से उसमें भादो महीना है। अब ये है हमारा पतंग कविता का आरंभ हम लोग कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, यानी कि एक भाद्रपद महीना है जो जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वह महीना जा चुका है, यानी वह महीना समाप्त हो गया, यानी बारिश वाला महीना समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ और सुबह हुई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते, यानी कि वह जैसे सुबह हुई तो वह कैसा प्रतीत हो रहा था, वह सुबह खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई दे रहा था। यानी सबसे तेज बौछारों वाला, सबसे तेज बारिश वाला महीना भाद्रपद जा चुका है, समाप्त हो गया है। और जैसे ही सुबह हुई तो सुबह हमें खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल नजर आ रहा था। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अब यहाँ शरद ऋतु का आगमन हो गया है, मानवीकरण अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, याद रखना उपमा अलंकार। अब शरद ऋतु आया है पुलों को पार। अब शरद ऋतु कैसे आ रहा है? पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी अपनी एक शरद ऋतु है। अब शरद ऋतु को मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। तो कैसे बताया जा रहा है कि शरद आ गया, यानी शरद ऋतु का आगमन हो गया, शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आ रही है और अपनी एक नई चमकीली साइकिल बहुत तेज चलाते हुए आ रही है या आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और अपनी उस साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते और अपने नई बिरंगे चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को अपने पास बुला रहा है। वापस देखो, सबसे तेज बारिश वाला महीना भाद्रपद जा चुका है और जैसे सुबह हुआ तो वह सुबह हमें खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा नजर आ रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है। और शरद ऋतु का आगमन हो गया है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, पुलों को पार करते हुए आ रही है और वह मौसम को साफ करते हुए आ रही है। और वह शरद ऋतु कैसे आ रही है? चमकीली साइकिल को बहुत तेज चलाते हुए आ रहा है और अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है और नए नए इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने पास बुला रहा है। ये आ गई है आपकी चमकीली साइकिल। देख लीजिएगा किस प्रकार से वह जो शरद ऋतु आई है, किस प्रकार से वह चमकीली साइकिल को लेकर आ रहा है। समझ में आया? किस किस के पास है चमकीली साइकिल? बता दो मुझे। देखो ये मौसम कितना साफ है और ऐसा ही मौसम होता है जिसमें पतंग उड़ाया जाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते और अपने नए नए प्रकार के अलग अलग प्रकार के संकेतों से, इशारों से उन बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने बच्चों के झुंड को अलग अलग इशारों से अपने पास बुला रहा है और साथ में आकाश को मुलायम भी कर रहा है, आकाश को साफ भी करते हुए आ रहा है कि
पतंग ऊपर उड़ सके, यानी कि इस दुनिया का सबसे पतला कागज, सबसे जो पतंग होता है वह ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी ऊपर उड़ सके, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि जब शरद ऋतु का आगमन हुआ है तो वह आकाश को मुलायम करते हुए आ रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे पतला कागज जो पतंग होता है, सबसे पतली कमानी बांस की होती है, वह ऊपर उड़ सके और स्टार्ट हो, शुरू हो जाए बच्चों की सीटियां, किलकारियों की आवाज और रंग बिरंगी तितलियां उड़ते हुए उस मौसम में नजर आए। इसलिए वह मौसम को साफ करते हुए आ रहा है। ये है एक एक शब्दार्थ का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। जैसे भादो, भाद्रपद मास, अंधेरे का प्रतीक बताया गया है। शरद को उजाले का प्रतीक बताया। देखो आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, पद्यांश देगा। अब पद्यांश देने के बाद में आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज और कुछ अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक सवाल पूछा जाएगा, जिसमें पूछा जा सकता है पतंग कविता से पद्यांश आ जाएगा। फिर कहेगा बताइए यहाँ भादो किसका प्रतीक है, उजाले का या अंधेरे का? तो शरद ऋतु है, उजाले का प्रतीक है, और भादो है वह किसका? अंधेरे का प्रतीक है। झुंड समूह होता है इशारों, संकेतों से। मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगी, विभिन्न प्रकार के रंगों की। बांस, बांस की लकड़ी, नाजुक, कोमल, मुलायम। और चिकिलकारियां होते हैं खुशी में चिल्लाना। अब व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या, कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो बहुत तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई है, अर्थात बारिश का मौसम समाप्त हो गया है, अर्थात भादो समाप्त हो गया है। इस समय सुबह उगने वाले सूर्य में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा छाई हुई है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु बौछारों को पार करते हुए आ गया है, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। कवि कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है। शरद चमकीले इशारों के साथ साथ आकाश को भी मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात शरद ने ऐसा माहौल बना देता है कि दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन वस्तु चीज उड़ सके। बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके या उड़ सके। कवि बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज उड़ा सके। कवि कहना चाहता है कि इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ने लगती हैं, अर्थात तितलियां भी इस ऋतु में दिखाई देने लगती हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे इन तितलियों की तरह कोमल व नाजुक होते हैं। बात तो सही है, बच्चे यार कोमल ही होते हैं, नाजुक ही होते हैं। उनकी शैतानियां देख लो, उनका कोई भी काम करो और कैसे प्रकार से बच्चों को, बड़ों को बुलाते हैं और वो कैसे झगड़ों को भी समाप्त करते हैं। मतलब बहुत सारी उनमें एक खूबियां होती हैं। ये है हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाएगा पद्यांश देकर के कि बताए भाषा कैसी है, कौन सी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया पद्यांश में, कौन कौन से अलंकारों का मानवीकरण तो पूरी कविता में है। जैसे आ गया था उपमा अलंकार है, अनुप्रास वर्णों की आवर्तीकरण होता है, और कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बालकों की सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया। देखो यहाँ पे अलंकार आपके 12th में नहीं है, लेकिन पद्यांश देख करके फिर पूछ सकता है कौन कौन से अलंकार है। लेकिन ये अलंकार कहाँ आएंगे? आपके CUET में। सीधी सी बात है, जो बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं वो CUET का एग्जाम देंगे ना। मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता है तो क्लास 12th का सिलेबस लैंग्वेज का, चाहे लैंग्वेज आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश कोई भी हो, और CUET में जो एक लैंग्वेज लेना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, उसका सिलेबस और लैंग्वेज का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। ध्यान रखना, यहाँ आपके व्याकरण नहीं है, काव्य शास्त्र नहीं है, लिटरेचर नहीं है, लेकिन वहाँ व्याकरण, काव्य शास्त्र, लिटरेचर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। और दूसरी बात, लैंग्वेज एक GT और आता है जो आप लोगों को लेना होगा CUET में, ये बिल्कुल ही अलग है। मानता हूँ डोमेन सब्जेक्ट आपकी क्लास 12th में है, NCERT जो भी है वो लगभग 80% समान है, वो तैयार हो जाएगा आप लोग 12th पढ़ने के, लेकिन ये कैसे तैयार होगा?
और यही चीज़ ऐसी हैं जो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाती है। यदि इनमें 100% आ गया डोमेन तो अपने आप ले आओगी तुम, क्योंकि तुमने तो वो सब्जेक्ट चूज किया है अपने आप में। यदि आप चाहते हैं कि लैंग्वेज में 100% मार्क्स हम लोग प्राप्त करें, जीटी में 100%, डोमेन में सभी सब्जेक्ट में हम लोग 100% लाएं, सीयूईटी में जिससे हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्लास 12 के मार्क्स से हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग है ना इस कूपन कोड का अभी से प्रयोग करो और महापैक ज्वाइन कर लो बेटा। बहुत अच्छा है आप लोगों की ये महापैक। ऐसा पैक होता है जिसमें सारे बैच फ्री मिलते हैं, सभी बुक से फ्री मिलती हैं और आपके एग्जाम के एंड तक रहता है ये, यानी बाद में भी रहता है। अब इसका प्रयोग हम लोग कैसे करें, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, करने के लिए हमें ये तो काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि इसका प्रयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे अड्डा 24/7 गूगल ओपन करना होगा, टाइप करना होगा, यहाँ चले जाना, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखो सीयूटी यूजी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये सीयूटी यूजी ये हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, दोनों के लिए है महापैक। अब आपका यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश मीडियम से है तो मान लो साइंस है, सेलेक्ट किया, ये महापैक है आप लोगों का। मैं तो ये कहूँगा महापैक ही लो, क्योंकि एक बैच आपने ले लिया, मान लो उस गलती से 12th बोर्ड का भी प्रेशर होता है और बैच फिनिश हो जाएगा, फिर आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लाइव देखो प्रत्येक बैच को, तो आप लोग महापैक में चले जाइए। जाने के बाद में आप लोग यहाँ से बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, जो अभी मैंने कूपन कोड बताया था आपको, Y551 अप्लाई कर देना है। देखो 14,900 रुपये में ये मिल जाएगा आप लोगों को। और फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, XYZ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। तो Y551 कोड का प्रयोग करके आप लोग इस बैच को परचेज कर। अब यदि मान लो आप कहते हैं सर हम तो महापैक नहीं लेंगे, कोई कोर्स लेंगे, तो कोर्स भी आपको 2-3 हज़ार रुपये कम कर लो, पर वो एक समय के लिए होगा, महापैक लाइफ टाइम के लिए, यानी लाइफ टाइम यानी कि आपके एग्जाम के बाद तक, जब तक आप लोग को कॉलेज प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपके पास महापैक रहेगा और हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। इसमें प्रत्येक बुक आपके पास फ्री मिलेगी, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, मतलब सब कुछ जो भी हम लोग करते हैं सीयूटी के एग्जाम तक, वो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ऐसे ही आप लोग मान लो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए भी महापैक उपलब्ध है, ये लो सीयूटी हिंदी महापैक। आपका सब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स है, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी क्या पढ़ना चाहते हो, साइंस है, मान लो बाय नाउ किया, ये थोड़ा सस्ता है आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के लिए, ये है आपका 6,800 रुपये का। फिर भी किसी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा आपकी सहायता करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी हेल्प नहीं होगी, तो मेल आईडी लिख लो, मेरी काम में आएगी आप लोगों को। किसी को भी कोई दिक्कत आए, हाँ, rajendra.prasad@adda247.com। हाँ, कोई भी हो, थोड़ा किसी को लग रहा है सर 17% हमें 20% करवा दीजिए, हेल्प हो जाएगी हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे मेल करें, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब यहाँ क्या हो गया, कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है, याद रखना। जैसे कपास कोमल होती है वैसे ही बच्चों का शरीर भी कोमल होता है, यानी कि जन्म से ही बच्चों का शरीर जो होता है वो क्या होता है, कोमल होता है, कपास के जैसा होता है, कपास के जैसा नहीं, कपास की तरह कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी भी उन कोमल पैरों के स्पर्श पाने के लिए बहुत तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वो पतंग उड़ाते हैं ना, ऐसे इन पैरों को चूमने के लिए, स्पर्श प्राप्त करने के लिए उनके पैरों के पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी बिना सुध के, जब पतंग उड़ती है ना भाई, कोई सुध नहीं रहती है, बस इतना रहता है, बस मैं उसको काट दूं, ये काटा वो काटा, इस प्रकार से तुम करते रहते हो, तो उनको बिना सुध के वो जब वे दौड़ते हैं छतों को भी नरम बनाते हैं, और पूरी जो छत पत्थर की बनी होती है उसको भी कोमल बना देते हैं। दिशाओं की मर्दंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब ऐसा लगता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे कि चारों तरफ डोल नगाड़े बज रहे हों, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। कुछ लोग बच्चे तो गाने चलाते ही हैं,
कुछ बहुत तेज आवाज़ भी करते हैं, ये काटा, वो काटा, उसका कट गया, मेरा नहीं कटा, उसका कट गया, इस प्रकार बहुत तेज किलकारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वे पेंग भरते हैं, पेंग भरने का मतलब क्या है, जब हम झूला झूलते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे डाली पे जैसे रस्सी बांधते तो ऐसे झूला ऐसे आते जाते हैं ना, ऐसे ही बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे होते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे डाल की तरह लचीले वेग से वे क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। डाली होती है एक पेड़ की, वो लचीली होती है, उसको पकड़ के ऐसे छोड़ दो तो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे बच्चे पेंग भरते हुए झूलते हुए नजर आते हैं। तो बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं, और कोमलता का स्पर्श पाने के लिए पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, उनके कोमल कोमल शरीर को स्पर्श करने के लिए। जब बच्चे बेसुध होकर के या बिना शुद्धि के दौड़ते हैं, बिना शुद्धि के जोड़ते हैं, तो वो छतों को भी नरम बना देते हैं, कोमल बना देते हैं। और ऐसा महसूस होता है जब वो पतंग उड़ाते हैं कि दिशाओं यानी चारों तरफ से बहुत तेजी से ढोल नगाड़े बज रहे हों। और जब वो पेंग भरते चले आते हैं डाल के लचीले वेग से, अक्सर यानी जब वो पतंग उड़ाते तो ऐसा लगता है कि वो झूला झूले, जिस प्रकार से एक डाली लचीली होती है, किसी पेड़ की डाली पकड़े छोड़ दिया जाता है, वो इधर उधर अक्सर लचीले वेग से इधर उधर होती है। ऐसे ही बच्चे झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। शब्दार्थ, कपास इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए किया गया है। बेसुध, बिना सुध के यानी मस्त होकर के, मृदंग, ढोल जैसा वाद्य यंत्र, पेंग भरना, झूला झूलना, डाल, शाखा, लचीला वेग, लचीली गति से। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बच्चे का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की तरह कोमल व नर्म अनुभूति लिए हुए पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी नरम लगती हैं, अर्थात उनके पैरों की छतें भी नरम हो जाती हैं। उनके पैरों से भी सभी दिशाओं में मृदंग अर्थात डोल जैसे मीठे बोल उत्पन्न होते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर डाली की तरह लचीलापन होता है। बात तो बच्चा होता ही यार ऐसा है। किसने नहीं देखा बच्चे को, किसने गोद में नहीं लिया? हाँ, जिसने बच्चे को आज तक गोद में नहीं लिया, उसे कुछ कहते हैं ना कि एक ऐसा मतलब यार बच्चा है ना, बच्चे को चेहरे को देखते ही ऑटोमेटिक मुस्कुराता, ऑटोमेटिक उसे गोद में बाहों में भरने का मन करता है आपको। नेक्स्ट देखो, छतों के खतरनाक किनारों तक, यानी जब बच्चे पतंग उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनका सिर्फ उनके रोमांच शरीर का संगीत। जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों के पास आ जाते हैं, तो उन्हें केवल उनके बच्चे का जो रोमांचित जो संगीत है, जो उसका रोमांच है, वही उन्हें बचाता है। कभी आगे आता है बच्चा पतंग उड़ाते, कभी पीछे चल जाता है, कभी आगे चलता है, कभी पीछे चल जाता है, तो वही रोमांच है। केवल वही रोमांच उन बच्चों को उन छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है, उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, यानी कि जो पतंग बच्चा उड़ा रहा है, उस बच्चे का पतंग का जो धागा होता है, सिर्फ वही धागा है, मात्र उसी के सहारे वह उन किनारों से बचने से उन्हें बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस पतंग के साथ साथ मैं भी उड़ रहा हूँ। एक बार वापस देखें, जब बच्चे छतों की खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, तो उस समय उन्हें गिरने से उन्हें कोई नहीं बचाता, केवल उन शरीर का रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। पतंग की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेते हैं एक धागे, और जैसे वो गिरने से बच जाते हैं, केवल उन्हें कौन थाम लेती है? महज वही धागा जिससे वो पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग के साथ साथ वे, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पतंग नहीं, ये मैं उड़ रहा हूँ आसमान के चारों तरफ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय उन्हें वहां बचाने के लिए कोई नहीं आता, उन्हें वहां उनके शरीर का रोमांच संगीत ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी चले जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग के धागे के सहारे उसकी उड़ान पर रहता है। ऐसा लगता है मानो वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं, और वो भी रंध्रों के सहारे अर्थात पतंग की डोर के सहारे उड़ रहे हैं।
ये ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना। भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। और बालकों की सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण कैसे पूछेगा, इस पद्यांश में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना बालकों की सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों, और गलती से कभी कभी बच्चे उन छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तब तो, और उनका शरीर कोमल होने का उन्हें लगती नहीं है और वे बच जाते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई आती है। यानी जब वो कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों के से गिर भी जाते हैं तो कहा जाता है ना कि बच्चों का तो भगवान ही सहारा है, भगवान उनकी मतलब गिरने से बचा देता है, वही सहारा है। तो वो कभी कभी गिर भी जाते हैं तो उनका शरीर कोमल होने का उन्हें लगती नहीं है, फिर वो और भी निडर हो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन फिर सूरज के सामने, सुनहले सूरज के सामने पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। और भी तेज गति फिर उनकी बहुत तेज घूमती उनके बेचैन पैरों के पास फिर आती है, क्योंकि उनका शरीर कोमल होता है, कोमलता का स्पर्श प्राप्त करने के लिए पृथ्वी घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। कवि कहते हैं कभी वे बच्चे यानी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो वे अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं, इससे उनके मन का भय भी समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उस समय उनके पैरों की गति और तेज हो जाती है और पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। खड़ी बोली हिंदी, उपमा अलंकार, ये ध्यान रखना। कविता कैसी है, मुक्तक छंद यानी मुक्त छंद है, यानी कोई भी किसी प्रकार कोई भी छंद इसमें नहीं है। बालों सुलभ इच्छा उमंग सुंदर चित्रण किया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। अब बताइए जल्दी से, कविता समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से फटाफट बताइए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। देखो यार, सभी स्टूडेंट समझदार हैं, कहानी के रूप में पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों से इसका कोई भावार्थ नहीं पूछेगा, आपसे केवल 2-4 MCQs और 1-2 अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक सवाल पूछा जाएगा। तो कहानी के रूप में इस व्याख्या को पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन करो। सबसे तेज बारिश गई, बताया गया ना, भाद्रपद महीना जा चुका है, तो सवेरा कैसे दिखाई देता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु का आगमन हो गया, आकाश को मुलायम कर दिया है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, हरे भरे पहाड़ वृक्ष हो गए, इस प्रकार से। सुबह का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से आकाश सुनहला मुलायम हो जाता है, वातावरण साफ हो जाता है, पतंगे उड़ाने का मौसम हो जाता है, धूप चमकीली होती है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, अर्थात इस मौसम बच्चों की किलकारियों जैसी तितलियां उड़ने लग गई। बोलो, जो समझाया बस वही लिखना है आप लोगों, और अपने मन के अनुसार अपनी भाषा में लिखना है इसको, यदि 100% नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि ये जो गुण बताएं ये सारे के सारे गुण बच्चे में होते हैं। कवि के अनुसार ये सब विशेषताएं उन्होंने पतंग के लिए बताई हैं, वे सब विशेषताएं बालकों में होती हैं। इससे कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता, बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना चाहता है। बच्चे भी मुलायम और हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ती हैं। बालक का मन भी उस पतंग के साथ उड़ना चाहता है, और उनका मन तो ऐसा ही होता है कि ये पतंग नहीं उड़ रही है भाई, ये मैं उड़ रहा हूँ। जब वो चिल्लाता है बहुत तेज, तो उसका चेहरा देखो, उसकी आवाज़ देखो, उस बच्चों की मन मोह लेती है यार। तो कभी देखना बच्चों को उड़ाते हो, फिर मुझे बताना। बिंब स्पष्ट करना है, किस किस बिंब का प्रयोग किया गया। बिंब होता है इमेज, इमेज यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके दिमाग में चित्र बन जाए। कैसे, सबसे तेज बौछारे गई भादो आया, बौछारे जा रही हैं तो गतिशील बिंब होता है, भादो आया तो स्थिर बिंब, आपने उसे देखा है। सवेरा हुआ, आपने देखा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील बिंब। इस प्रकार से आपको बताना। देखो कैसे, सबसे तेज बौछारे गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब,
यानी ऐसा आप लोग देख रहे हैं ऐसा दृश्य, श्रदाया पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य भी हम आपको दिख रहा है, गतिशील गति करते हुए आ रहा है दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य भी, घंटी बजाते हुए जोर जोर से कानों में सुनाई देगा श्रव्य भी, चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य भी, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य भी, आकाश को मुलायम करेंगे, मुलायम कैसे, जैसे गाल मुलायम है, कैसे पता चलेगा, स्पर्श करेंगे तभी। दूध गर्म, अब फिलहाल पानी कितना गर्म होता है, सुबह सुबह 7 बजे नहाते हैं तब भी गर्म पड़ता है पानी, नहाते हैं तब भी पसीने आते रहते हैं, गर्मी है भाई, गर्म है ना, तो पता कैसे चलेगा, जब आपने उसे स्पर्श किया। सर्दी में क्या करते हो, पानी गर्म हुआ नहीं हुआ देखना स्पर्श करके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य भी। नेक्स्ट सवाल है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचिए, कपास से बच्चों का क्या संबंध है भाई। कपास कोमल होती है और चोट सहने में सक्षम होती है, ऐसा ही बच्चा होता है, कोमल होता है, और जब वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं कोमलता के कारण उनको लगती नहीं है। कपास और बच्चों के मध्य बहुत ही गहरा संबंध, जैसे कपास हल्की मुलायम चोट सहने में सक्षम होती है, उसी तरह बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं और चोट सहने की क्षमता रखते हैं। कपास की प्रकृति निर्मल निश्चल होती है, तो बच्चे भी निश्चल स्वभाव के होते हैं। यहाँ कवि के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी मासूमियतों का प्रतीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, उड़ान से कैसा संबंध है कि उनको महसूस होता है कि ये पतंग नहीं, ये मैं उड़ रहा हूँ, मैं पूरे आकाश में उड़ रहा हूँ। कवि के अनुसार पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की प्रतीक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, उस समय उन्हें कोई खतरनाक किनारे दिखाई नहीं देते, वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं, वे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, इस समय वे रास्ते की कठिनाइयों की परवाह भी नहीं करते। इस प्रकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, कविता पतंग, जो आलोक धनवाजी जी द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कहीं डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं, जिसका समाधान नेक्स्ट सेशन में मैं अवश्य करूँगा। और कोई क्वेश्चंस है आपके दिमाग में चुभ रहा है जिसका आंसर आपको नहीं पता, वो भी आप मुझे बताएं। और मैं अभी से बता दूं, CVT की तैयारी अभी से करो, क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस बिल्कुल अलग है और GT आपको है ही नहीं, तो अभी से आप लोग महापैक से जुड़ जाए, जो मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको इस कूपन कोड का प्रयोग करना है। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, यस या नो में आंसर अवश्य दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका आंसर ही एक टीचर्स का मनोबल बढ़ाता रहता है, आपको पता भी होगा। और CVT और क्लास 12 हो चाहे CVT हो, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ जो भी टीचर पढ़ाता है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी उनके पास होती है, तभी तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में प्रत्येक बच्चा हमारा CVT अड्डा 24/7 का होता है। नया स्टूडेंट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।